नमस्कार साथियों, रिकॉर्डिंग क्लब अजमेर से जयवंती आसवानी एक बार फिर से आप सबके साथ हूँ। 22 मार्च शुक्रवार 2019 द स्टोरी ऑफ रिकॉर्डिंग क्लब पार्ट 40 लेकर। साथियों, आज सीधे ही अपनी बात से शुरुआत करती हूँ। जीवन में जब सब कुछ सामान्य चलता है तो बहुत अच्छा लगता है। जब परिस्थितियाँ हमारे अनुकूल होती है तो हम बहुत खुश होते हैं और ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि भगवान सब कुछ ऐसा चलता रहे जैसा चल रहा है। लेकिन हम नहीं जानते कि कब तक और कितने दिनों तक हमारे जीवन में ये क्षण टिके रहेंगे। कितना अजीब है ना। रिश्ते बनाना बहुत आसान है लेकिन उनको निभाना बहुत मुश्किल है। परिवार में चाहे कोई भी हो, वो हमारे पास हो, दूर हो, साथ रहता हो या अलग रहता हो, अगर उसके जीवन में कोई समस्या आती है तो उसका खामियाजा कहीं ना कहीं पूरे परिवार को भुगतना पड़ता है। फिर चाहे वो संयुक्त परिवार में रहे या फिर एकल परिवार में, प्रभाव तो पड़ता ही है। उन दिनों दिसंबर 2009 मेरा भी जीवन बहुत सामान्य चल रहा था। हालांकि बड़े भाई के विवाहित जीवन में जो कठिनाइयाँ आ रही थी उससे परेशानी थी थोड़ी बहुत, लेकिन सोचते थे चलो समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। दो व्यक्तियों का आपस में सामंजस्य न बैठना भी कई बार बड़ा दुखदायी हो जाता है। न जाने किस रूप में उसका परिणाम हम सबके सामने आए, हम नहीं जानते, और कितने जीवन बर्बाद हो ये भी हमें नहीं पता। ऐसा ही कुछ उन दिनों मेरे साथ भी हुआ। मैंने आपको बताया था पिछले पार्ट में कि एक फ़ोन ने मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन खींच ली। रात के 1 बजे का वो समय, सब कुछ तो नहीं लेकिन बहुत कुछ मेरे जीवन से छिन गया। बरसों बाद जो मुझे प्यार मिला, जो मैंने समझा कि पिता का स्नेह क्या होता है, मुझे नहीं पता था। अनजान थी मैं इस बात से कि इतना जल्दी सब कुछ हो जाएगा। रफ़ीक मोहम्मद बीकानेर से मैंने बताया था कि उस दिन मेरे पास आया था और मैंने जो उससे प्रॉमिस किया था कि रफ़ीक बहुत ही जल्दी मैं तुम्हारी रिकॉर्डिंग जो है वो रिकॉर्ड करके कैसेट्स दे दूंगी। तो मैंने उसी दिन नाइट से ही स्टार्ट कर दी थी और पिताजी के जाने के बाद उसे स्टार्ट भी किया। और वो फ़ोन जब मेरे पास आया तो सब कुछ थम गया। मुझे मेरे बड़े भाई ने फ़ोन किया कि आदर्श नगर से काफ़ी दूरी पर बाईपास हाईवे है, वहाँ पर मेरे पिताजी का एक्सीडेंट हो गया था। और उस समय मेरा छोटा भाई सुनील जो है वो हमारे साथ ही रह रहा था। तो जब वो फ़ोन आया तो एक्सीडेंट का नाम सुनते ही मतलब एकदम से मैं जड़ हो गई कि उसकी जो आवाज़ थी ना, एक डरे सहमे से बच्चे की तरह उसने मुझे बताया कि पापा का एक्सीडेंट हो गया और आप आ जाओ। मुझे लगा उस समय हाँ चोट आई होगी और मैंने जल्दी में मेरे छोटे भाई सुनील को भी जगाया और परिवार के बाकी लोगों को भी नींद से जगाया। और उस समय हमारे पास कोई साधन नहीं था। रात की 1:15 बज रही थी और हमें बाईपास पहुंचना था। तो मेरा छोटा भाई सुनील, मैं और मेरे हस्बैंड, हम तीनों आदर्श नगर में ही हमारे कुछ रिश्तेदार रहते थे थोड़ी दूरी पर, उनके पास गए, उन्हें जगाया, उनसे उनकी बाइक ली और उस बाइक पर हम बाईपास के लिए रवाना हो गए।
लेकिन रास्ते में ही दुर्भाग्य देखिए कि हमारी बाइक जो थी डीएवी शताब्दी नाम से एक स्कूल है वहाँ खराब हो गई। अब समस्या ये थी कि हम इतनी रात में सड़क पर बाइक छोड़ भी नहीं सकते थे, तो जल्दी जल्दी उसको मेरे हस्बैंड ने, मेरे भाई ने जैसे तैसे उसको चलाया और हम बाईपास पहुँचे। बाईपास पे कॉर्नर में एक चाय की स्टॉल है, आज भी है। वहाँ पर मेरा बड़ा भाई बिल्कुल एकदम शांत बैठा हुआ था। हम जैसे ही पहुँचे तो उससे पूछा कि क्या हुआ, कैसे हुआ एक्सीडेंट, तुम तो साथ थे, और कहाँ हैं वो, कैसे लग गई, तुमने ध्यान नहीं दिया। एक भी सवाल का जवाब उसने नहीं दिया। लेकिन जो आसपास और भी लोग थे, टी स्टॉल वाले भैया वगैरह, उन सब ने बताया कि आपके पिताजी का एक्सीडेंट हो गया है और एम्बुलेंस में उन्हें अजमेर में जो हॉस्पिटल है विक्टोरिया नाम से, कोई भी घटना अगर होती है तो वहीं लेकर जाते हैं और एम्बुलेंस में उनको वहीं लेके गए हैं। फिर हमने उनसे कहा कि अगर एक्सीडेंट हुआ और पापा को लेकर गए तो तुम उनके साथ क्यों नहीं है, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। फिर आसपास वालों ने बताया कि भैया साइकिल लेके घर चले गए थे और पापा कुछ पेमेंट लेना था वो लेके और घर जा ही रहे थे, तो रास्ते में उनका एक्सीडेंट हो गया। अब उस समय मैंने यही कहा कि चलो फिर हॉस्पिटल चलते हैं, यहाँ हम क्या कर रहे हैं और हमें यहाँ क्यों बुलाया। जब पापा को हॉस्पिटल लेके गए हैं तो हमें भी हॉस्पिटल चलना चाहिए। तो वहाँ जो आसपास उनके जानकार लोग थे, उन्होंने ये सलाह दी कि आप हॉस्पिटल मत जाइए और बहुत ही जल्दी उन्हें लेकर आ जाएंगे, आप घर चले जाइए। हालांकि मेरे हस्बैंड और जो मेरे छोटा भाई था सुनील, उन्हें सारी जानकारी मिल चुकी थी। हालांकि होता है ऐसे टाइम में कि घर की जो लेडीज़ होती है उन्हें इतनी जल्दी सब कुछ नहीं बताया जाता, और मेरे बड़े भाई को भी ये सारी जानकारी थी जो भी हो चुका था। वहाँ जो भी घटना घटी सबको जानकारी थी सिवाय मेरे। उस समय मेरे हस्बैंड ने, मेरे भाई ने मुझे ये सलाह दी कि तुम घर जाओ और कपड़े लेकर आओ और मम्मी के पास जाओ, मम्मी को संभालो। तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, कुछ अनहोनी की आशंका मन में आ रही थी, लेकिन दिल और दिमाग ये सब मानने को तैयार ही नहीं था कि नहीं, ऐसा कुछ हो सकता है। ठीक है, मैंने उनकी बात उस समय मान ली। काफ़ी ज़िद की मैंने हॉस्पिटल जाने की, लेकिन सबने मना कर दिया कि नहीं, वो आ ही रहे हैं। और उस समय करीब रात के 2:30 पौने 3 बजे थे। मेरा जो बड़ा भाई था वो ही मुझे अपने घर लेकर आया। उसमें भी फिर रास्ते में जब हम आए तो अब इतनी रात का समय था, तो कुछ पुलिस वालों ने हमें पकड़ लिया और उसने, मेरे भाई ने जब उन्हें बताया, उनसे बात की, तो वो मेरे सामने ना करके वो इनको एक अलग थोड़ा सा दूर मुझसे लेकर गया। तब मैंने उससे कहा कि तुमने ऐसा क्यों किया, वहाँ जाकर उनसे क्यों बात की। तो उसने मुझे बताया कि कुछ नहीं, वो तुम्हारे सामने क्या बात करें, बस यूं ही टाल दिया कुल मिला के उसने मुझे। और मैं अपने घर आई, कुछ कपड़े वपड़े, 1-2 ड्रेस यूं ही बस लेके, और मैं अपने मम्मी के पास चली गई रात में। और जब मैंने मम्मी को देखा तो मैंने कहा, यार तुम इतना क्यों रो रहे हो,
ठीक है ना, एक्सीडेंट हो गया है और अब वो ठीक है, आ जाएंगे घर, बस थोड़ी सी देर की बात है और सब आ ही रहे हैं ना घर, फिर आप इतना क्यों परेशान हो रहे हो। और जब मेरी मम्मी को पता चला कि मुझे इस बारे में कुछ मालूम नहीं है तो उन्होंने भी मुझे कुछ नहीं बताया कि हाँ सही है, लेकिन फिर भी वो खुद को संभाल नहीं पा रहे थे। उसके बाद आस पड़ोस के सब लोग आने लगे और जिस तरह से वो मेरी माताजी को सांत्वना दे रहे थे, वो कहते हैं ना हिम्मत बंधवा रहे थे, तो मतलब दिमाग ये सोचना ही नहीं चाह रहा था कि मैं जो सोच रही हूँ, मैं सोच रही हूँ, लेकिन मैं नहीं मान रही हूँ कि ऐसा कुछ हो सकता है, लेकिन हुआ था। और जैसे तैसे वो रात बीती और सुबह जब आई तो वही जो कि एक इंसान के ऐसे समय में होता है, रिश्तेदारों का आना और सारे जो भी काम होते हैं वो होना, लेकिन मेरे माइंड में वो बचपन की चीज़ थी कि जब एक बार हम छोटे थे, मैंने इस घटना का जिक्र भी किया था कि पापा को कुछ प्रॉब्लम हो गई थी और वो चले गए थे, तो मैंने बस यही चीज़ अपने माइंड में बिठा ली कि वो कहीं चले गए हैं और आ जाएंगे। मेरे भाइयों की हिम्मत थी कि उन्होंने वो क्षण, वो रात निकाली। मैं तो अनजान थी इस बात से, लेकिन ना जाने कहाँ से उतनी हिम्मत उनमें आई थी। सुबह करीब 11 बजे का समय था और हॉस्पिटल से जब मेरे पापा को लेकर आए तो मैं सोचने को मजबूर थी कि कहाँ है वो, क्योंकि देखा है इंसान को मृत्यु के बाद भी, लेकिन वो तो एक पॉलीथिन थी। नहीं मान रहा था मन कि ये मेरे पिताजी, मैं कैसे मालूम है। उस समय मुझे पता चला कि रात में जब वो घर आ रहे थे तो 24 व्हील्स की जो ट्रक होता है उससे उनका एक्सीडेंट हो गया था। पूरा शरीर उनका क्षत विक्षत हो चुका था, कुछ भी देखने लायक नहीं बचा था। और मुझे ताज्जुब था कि जहाँ मैं खड़ी थी उससे चंद कदमों की दूरी पर ये सब कुछ हुआ था, लेकिन मैंने रात यूं ही काट दी। लेकिन सबका ये कहना था कि देखने के लिए बचा क्या था, तुम्हें क्या दिखाते, था क्या जो तुम देखते, कुछ भी नहीं बचा था। बहुत मुश्किल घड़ी थी वो भी, और ये भी मुश्किल घड़ी है कि मैं ये पाठ आज कर रही हूँ। क्यों इतना लगाव मुझे उनके अंतिम दिनों में उनसे हुआ, नहीं पता। बहुत दुखदाई क्षण थे वो मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए, क्योंकि वो इतने सीधे और सरल इंसान थे ना कि परिवार में जो थोड़ी बहुत शांति बनी हुई थी, सब कुछ जो थोड़ा बहुत ठीक चल रहा था, सब उनकी वजह से था। सविनय सब कुछ वो करवा लेते थे, लेकिन और मेरी भी छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान वही तो रखने लगे थे। पर अब कौन था, कोई नहीं। दिमाग दिल मानने को तैयार नहीं था
कि जो कल था वो आज नहीं है और आगे भी नहीं होगा। मेरे पिता के साथ हुई इस दुर्घटना ने एक बार फिर से मेरी ज़िंदगी को हिला के रख दिया था। उनकी मृत्यु का मेरे जीवन पर बहुत असर पड़ा, बहुत बदलाव मेरे जीवन में आए उस वजह से। यूँ कहिए कि बहुत कुछ फिर बदल गया मेरे जीवन में। शायद आज के पार्ट में उसका जिक्र नहीं कर पाऊंगी साथियों, क्षमा चाहती हूँ। फिर मिलेंगे अगले शुक्रवार।